कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या हो जाती है। उसके बाद ये सनसनी पूरे देश में फैला हुआ है। हर कोई जानने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हुआ है और क्या मामला है। इसके बाद जब लड़की के माता पिता याचिका दायर करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेता है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उनसे सवाल किए जाते हैं, पूछा जाता है कि ये लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है 6 बजे मिली थी। फिर पूछा जाता है कि आपने घर वालों को 3 घंटे इंतजार क्यों कराया, और पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद लड़की की लाश घर वालों को कब सौंपा था। बताते हैं कि रात को 8:30 बजे सौंपा था। और FIR दर्ज कब हुई थी, तो बताया जाता है कि 11:45 पर उस रात, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है। शायद ऐसे किसी केस की जानकारी नहीं मिलती है कि किसी घटना के बाद पोस्टमार्टम हो जाए और उसके बाद FIR दर्ज कराई जाती है। बल्कि एक सही ट्रैक जो होता है, किसी की लाश मिलती है और फिर FIR लिखी जाती है, पंचनामा भरा जाता है। पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है, उसके बाद घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है उस पर सवालिया निशान लगाना तो तय है, हो ही जाती है। उसके बाद CBI पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है, क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और क्यों नहीं हुई थी। कई सवाल उस आरोपी पे पूछे जाते हैं। इस बीच कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाते हैं। ऑडियो जो वायरल होता है उसके बाद उसका जो ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह पे 5 डॉक्टर होते हैं। कोई बताता है कि 7 डॉक्टर होते हैं, कोई बताता है 12 डॉक्टर होते हैं। शायद कुछ मामले गुमराह करने के लिए, इस ट्रैक से भटकाने के लिए इस मामले की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार फिर इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जब से ये घटना हुआ है तरह तरह की बातें आ रही हैं। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, हत्या कैसे हुई, उसका मर्डर कैसे हुआ। लेकिन इसका कुछ अभी वैसा खुलासा नहीं हो पा रहा है। CBI भी जांच कर रही है। 22 अगस्त 2024 को इस मामले का रिपोर्ट CBI सौंपेगी कि जांच कहां तक हुआ, क्या नहीं हुआ। इस मामले को 22 अगस्त को CBI सौंपेगी। तो दोस्तों, इस घटना को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज की ये घटना है, जो 9 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे की ये बात है। जब सुबह उस 6 बजे के टाइम में एक डॉक्टर उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर यानी कि सेमिनार हॉल में पहुंचता है 6 बजे। और जाने के बाद वहाँ कुछ दूर से ही वो देखता है तो वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर जो थी वो सोई हुई थी। वो अपने हाथों को अपने सिर पे रख के सो रही थी, जैसे कि जब आदमी सोता है तो अपने हाथों को अपने सिर पे या कहीं न कहीं उसे रख कर सोता है, तो वैसे ही वो लेटी हुई थी। उसके बाद वो वहाँ पे देखता है डॉक्टर, और वहाँ से देखने के बाद जब देखता है कि वो सो रही है तो वहाँ से चला जाता है। बाकी वहाँ पे वो कुछ नहीं देखता है। फिर उसके कुछ देर बाद एक और डॉक्टर वहाँ पे पहुँचता है, यानी कि उसके जाने के बाद जब दूसरा डॉक्टर वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि जो महिला डॉक्टर सो रही है वो पूरे खून से लथपथ है, उसकी मौत हो चुकी है और उसकी जो नीचे के हिस्से हैं उस पर कोई कपड़े नहीं हैं। ये हालत देखकर वो वहाँ पे चीखने और चिल्लाने लगता है। उसके बाद बाकी के जो लोग होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो अन्य स्टाफ होते हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और धीरे ही धीरे वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती जाती है और इतनी भीड़ हो जाती है कि जो भी उस हॉस्पिटल में होते हैं सारे पहुँच जाते हैं और सारे लोग करीब से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस घटना स्थल पे जो भी वस्तुएं होती है उसे छूने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे मामला बढ़ता है। उस समय उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है संदीप घोष, उसको भी बताया जाता है कि चेस्ट मेडिटेशन डिपार्टमेंट की जो 2nd ईयर की छात्रा थी उसके साथ ऐसा हुआ है और वो सेमिनार हॉल में ऐसे पड़ी हुई है। जब इस बात को प्रिंसिपल साहब सुनते हैं तो वहाँ पे 2.5 घंटे लगा देते हैं जाने में। इस बात को पुलिस को बताने में, यानी कि इस पे ना ही कोई FIR दर्ज उस समय कराया जाता है। कहीं न कहीं
ये जो संदीप घोष उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये बात कहीं आगे फैल ना जाए, हमारे कॉलेज की बदनामी ना हो, इसके लिए वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने 2.5 घंटे लगा दिए वहाँ घटना स्थल पे पहुँचने में, पुलिस को बताने में। ऐसे बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जो सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई इस मामले में संदीप घोष को भी गिरफ्तार की है। और 10:53 पे जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर होती है, उसके घर वालों को सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि आपकी लड़की बीमार है। जब इस बात को उसके माता पिता सुनते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि रात में ही लड़की से बात हुई है और उसका तबीयत खराब कैसे हो सकता है, और वो तो हॉस्पिटल में ही रहती है। वो परेशान, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं और फोन लगाने की कोशिश करते हैं। 1 बार 2 बार, यानी कि 4 से 5 बार जब वो फोन लगाते हैं तो 1 बार कॉल रिसीव होता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी अपने आप को समाप्त कर ली है। ये बात सुनकर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो भागे भागे उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पे उनकी लड़की थी। उसके बाद जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं, उनसे जो लड़की होती है ट्रेनी डॉक्टर, उसके माता पिता पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, हम मिलना चाहते हैं। तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया जाता है। 3 घंटे तक इंतजार कराया जाता है और जो डॉक्टर होते हैं इधर से उधर आते हैं, कानाफूसी चलती है। उसी समय सेटलमेंट की बात आई थी, जो सेटलमेंट की बात कि सेटलमेंट कर लो। लेकिन इस बात को सुनकर जो लड़की के माता पिता थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये सेटलमेंट कर लो, ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद जब उसके माता पिता को 3 घंटे बाद समय मिलता है कि अब आप जाकर देख सकते हैं, तो जब उसके माता पिता जब अंदर जाते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए, वो देखते हैं कि वो ऐसी हालत में पड़ी हुई है और खून से लथपथ है और उसके नीचे के हिस्से पे कपड़े तक नहीं है। इस हालत में देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, करे तो क्या करें और ये कैसे हुआ और क्या मामला है, कोई वहां बताने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद उसके माता पिता अपनी अर्जी लेकर हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे याचिका दायर करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और जब उस लड़की के माता पिता उस हॉस्पिटल में थे, जब सेटलमेंट की बात हो रही थी कि सेटलमेंट कर लीजिए, तभी उसके माता पिता ने उस मुआवजे को ठुकरा दिया और वो हाई कोर्ट पहुंचे और अपनी याचिका दायर करते हैं। हाई कोर्ट से फिर संज्ञान में लिया जाता है और जांच शुरू हो जाती है। जांच सीबीआई को जाता है, सीबीआई फिर इस मामले पर जांच करना शुरू करती है। फिर पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस और एसआई का संगठन किया जाता है और करने के बाद जब उस क्राइम सीन पे पुलिस पहुंचती है तो वहां पे जो संजय राय होता है उसका एक ब्लूटूथ मिलता है, क्योंकि पुलिस उस हॉस्पिटल में लगे जो भी कैमरे थे उस कैमरे की जांच पड़ताल करती है। उसके सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं वो चेक करती है। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कैमरे हैं उसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब कैसे क्या हुआ है जानने की कोशिश करती है। और उस क्राइम सीन पे जो ब्लूटूथ होता है उसे मैच कराया जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो उस सेमिनार हॉल में गया था वो संजय राय था, और संजय राय के ब्लूटूथ से मैच कर जाता है। दरअसल संजय राय एक बैठक में शामिल होने के बाद उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, क्योंकि संजय राय को उस हॉस्पिटल के अंदर किसी भी वार्ड में जाए या कहीं भी आया जाए उसे कोई रोकने वाला नहीं था। दरअसल संजय राय जो था ये पुलिस कल्याण बोर्ड का सिटी वाले के रूप में काम करता था। एक बैठक में ये 5 अगस्त को गया था और जब वहां से निकला और 8 अगस्त को वापस आता है। ये बैठक जो हो रही थी ये सलुआ में हो रही थी और सलुआ में उस बैठक के बाद जब वो वापस आता है तो इस हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में आने के बाद अपने ही एक दोस्त के रिश्तेदार को वहां पे भर्ती कराता है। भर्ती कराने के बाद उसे मिलने जाता है, 1-2 बार दिन में भी जाता है। उसके बाद उसके मिलने के बाद, क्योंकि उसके परिवार वाले भी वहां थे, उसके बाद अदर वार्ड में भी जाता है, वहां के मरीज से भी मिलता है। इसका उस हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि ये पुलिस कल्याण बोर्ड का सदस्य था। कुछ काम जो है पैसे के लिए करता था, लोगों को भर्ती कराना या उनकी जो है दवा कराना, देख रेख करना, ऐसे भी कुछ काम जो थे वो पैसे के लिए करता था और इसका वहां पे कोई रोक टोक नहीं था। और जब क्राइम सीन पे संजय राय का ब्लूटूथ मैच कर जाता है, क्योंकि जो रेप और मर्डर हुआ था उस लड़की का,
उस ट्रेनी डॉक्टर का उसके मुंह से ब्लड आ रहे थे, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहे थे, यानी कि उस लड़की के हर अंग को तोड़ा गया था। और उसके साथ जो इतनी ब्रूटल सीन होता है और इतना हीनियस तरीके से उस क्राइम को अंजाम दिया जाता है कि आप सोचकर, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसके बाद जब उस क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस उस मामले को 9 अगस्त को लेती है और 10, 11, 12 और 13 यानी कि 13 तारीख तक पुलिस जो है इसकी जांच करती है। और इतनी बड़ी मामला होने के बाद, इतनी बड़ी हत्या और मर्डर होने के बाद पुलिस इसको उतनी गहराई से नहीं ले रही थी। इसको जैसे आप सुने होंगे, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कहीं की भी पुलिस हो, जब कोई मामला होता है, जब कोई मर्डर या रेप इस तरह का होता है तो पहले पुलिस हल्के में ही लेती है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि ये मामला कहाँ तक जा सकता है और कितना बड़ा हो सकता है। जैसे ये मामला धीरे धीरे जब सोशल मीडिया पे फैलता है और इतना फैल जाता है कि प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी मीडिया होता है सब पे ये फैल जाता है और एक ही न्यूज जो है चारों तरफ दिखाई देने लगती है। लोग जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ और इस क्या मामला है। लेकिन पुलिस जब जांच कर रही थी तो उस क्राइम सीन को भी इतना बिगाड़ दिया गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि पोस्टमार्टम पहले होता है, फिर जो है FIR बाद में होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और क्राइम सीन पे जो लोग जाते हैं वो वहाँ की वस्तुएं छूना शुरू कर देते हैं, जिसमें इस तरह की ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें CBI भी अभी जांच कर रही है। लेकिन अभी कोई उस तरह के फैसले, उस तरह का जो है क्लू नहीं मिल रहा है जिससे कि कुछ अभी ये मामला आगे जा सके। और क्या होता है और नहीं होता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दरअसल संजय राय और उसका एक दोस्त होता है, उसी रात वो दोनों दोस्त और दोनों बातें करते हैं, प्लान करते हैं और पहुंच जाते हैं एक कोठे पे, एक रेड लाइट एरिया पे। अपने दोस्त के साथ संजय राय पहुंचता है और वहां का जो रेड लाइट एरिया होता है सोनागाछी। जब उस रेड लाइट एरिया पे पहुंचता है तो संजय राय बाहर ही रहता है, लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो ऊपर जाता है और वहां पे देखता है, घूमता है और फिर चला आता है। वहां पे कुछ नहीं करता है, संजय राय भी वहां कुछ नहीं करता है। उसके बाद दोनों फिर आगे आते हैं और एक और जगह पे जाते हैं, जो वहां पे एक और रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है चेतना। और जब चेतना रेड लाइट एरिया में वो संजय राय और उसके दोस्त दोनों जब पहुंचते हैं तो वहां भी संजय राय बाहर रहता है और उसका दोस्त अंदर जाता है और जाने के बाद वहां पे घूमता है और फिर चला आता है। वहां पे वो दोनों कुछ नहीं करते हैं। ये जांच में पता चला है कि इस तरह के जो संजय राय है और उसका दोस्त है वो दोनों एक साथ थे। उसके बाद संजय राय और उसका दोस्त दोनों जब वापस आ रहे थे उस रेड लाइट एरिया से तो रास्ते में एक महिला मिलती है, उसको छेड़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो महिला ऐसी होती है कि उसको करारा जवाब भी देती है, क्योंकि संजय राय और उसका दोस्त दोनों समझ रहे थे कि ये भी कोठे वाली होगी। ये समझकर उस महिला के साथ जो बदतमीजी करते हैं, लेकिन वो जवाब देती है। फिर वहां से वो दोनों आते हैं और वो हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पे वो बैठकर पी सके। उसके बाद उसका दोस्त वहां पे कुछ देर रहता है, मिलता है। उसके बाद उसका दोस्त चला जाता है और उसके जाने के बाद संजय राय एक जगह ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है उस सेमिनार हॉल में, जो सेमिनार हॉल 4th फ्लोर पे था। जब संजय राय सेमिनार हॉल में पहुंचता है तो उस महिला ट्रेनी डॉक्टर जब लेटी हुई थी तो उसके साथ इतनी घिनौनी हरकतें करता है, उसका रेप करता है और उसका मर्डर कर देता है। जो महिला डॉक्टर लेटी हुई थी वो अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये जो संजय राय होता है ये बॉक्सर होता है, उसके गले को दबाए रखता है। दबाने की वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और फिर उसकी मौत भी हो जाती है। और उसके साथ जो जितनी घिनौनी कृत्य थी वो सारे उसके साथ कर देता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, फिर ये वहाँ से गायब हो जाता है। जब CBI इस मामले की जांच करती है संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद, तो संजय राय अपना जो जुर्म होता है वो कबूल करता है और बताता है कि उस समय सेमिनार हॉल में जब मैं ये किया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लड़की जिंदा भी थी या मर गई थी। ये मुझे कुछ नहीं पता है, उस समय कुछ नहीं पता था। क्योंकि संजय राय
को पीने की आदत थी और उस रात भी पिया हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह की बातें वो बता रहा है। सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल सरकार होती है। उनके जो वकील होते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि लाश आपको कितने बजे मिली थी, तो वो बताते हैं 6 बजे। और पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ था, तो वो बताते हैं कि 2 से 4 बजे, यानी कि 2 घंटे के अंतराल में हुआ था। फिर उनसे सवाल किया जाता है कि जब उस लड़की के माता पिता जब वहां पे आते हैं तो उन्हें 3 घंटे का इंतजार क्यों कराया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद उससे ये भी सवाल किया जाता है कि आपने उस घर वालों को उसकी लाश कितने बजे सौंपा था, तो वो बताते हैं कि 8:30 बजे। उसके बाद पूछा जाता है कि FIR कितने बजे दर्ज हुआ था, तो वो बताते हैं कि 11:45 पे FIR दर्ज हुआ था। यहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और SIT की जो टीम बैठाई गई थी, पूरी जांच करने की कोशिश की, पूरी जांच कर रही है और क्या मामला निकल के आता है, क्योंकि CBI इस मामले की भी जांच कर रही है। CBI को जब सौंपा गया था उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 भी बीत गए, यानी कि 22 अगस्त 2024 को इस मामले को CBI सौंपेगा और बताएगा कि हमने कहां कहां तक जांच किया और ये जांच कहां तक पहुंची और क्या हुआ इस मामले में और क्या होगा, ये सारी चीजें पता चलेगी 22 तारीख को। पहला आरोपी जो संजय राय है उसे पूछताछ की गई, क्योंकि उस समय जब CCTV कैमरे में कैद हुआ था तो इसकी जब गिरफ्तारी हुई थी और इसे जो वहां की पुलिस थी जब पूछताछ कर रही थी, तो उस समय जब उसके जूते पे जो है ब्लड के निशान मिले थे, उसका ब्लूटूथ मैच कर गया था और उसके बाद ये बचने के लिए वहां के सबूत को मिटाने की कोशिश किया, उसके बाद भी ये बच नहीं पाता है और इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद CBI भी इससे पूछताछ करती है, फिर ये बताता है कि ये मर्डर और ये रेप हमने ही किया है। ये कबूल करने के बाद इससे और भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि 90% तो पुलिस इससे जांच कर ली थी, इससे पूछताछ कर ली थी, लेकिन 10% जो है CBI इससे पूछ पाई है, यानी कि थोड़ा बहुत जो 90% अगर बात करें पुलिस की है तो 10% CBI की है। इसके बाद CBI संजय की पॉलीग्राफी जांच कराएगी। पॉलीग्राफी का मतलब होता है कि संजय राय कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इसमें ये क्लियर होगा। इससे ये पता चलेगा कि संजय राय के साथ कितने लोग थे और कितने लोग शामिल थे इस घटना में, ये सारी बातें वहाँ पे पता चलेगी। CBI इस मामले की जांच कर रही है, वहाँ की CCTV जो फुटेज थे उसके आधार पे भी जांच किया जा रहा है। लेकिन सवाल एक और बड़ा है, जो 151 mg सीमेंट की बात हो रही है कि 151 mg सीमेंट मिला है, वो एक इंसान का नहीं हो सकता है, ये मामला भी जो है सामने आ रहा है। लेकिन ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि क्या होगा इस मामले का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये जो सरकार है क्या करती है, क्योंकि कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऑडियो में बताया जा रहा है, कुछ सुनने को भी मिल रहा है कि 4 डॉक्टर थे और एक डॉक्टर के साथ वो लोग मारपीट करते हैं, उस सेमिनार हॉल में वहाँ लिटा देते हैं, वहाँ से तोड़ फोड़ करते हैं। जब वहाँ पे वो मर जाती है तो संजय राय को, क्योंकि संजय राय उस रात को भी पी रखा था, उसको जब सेमिनार हॉल में भेजा गया था उसके साथ क्या किया, इस तरह की जो ऑडियो है ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। इसका कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है, इसको गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। फिर उसके साथ 12 डॉक्टर थे, ये भी जो है कुछ ऑडियो में वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई है उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ, कितने लोग थे, 5 लोग थे या 10 लोग थे या 12 लोग थे, ये अभी तक जो है जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसा अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है। CBI जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक। ये उस महिला लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत जो भी किए हैं उनको सजा मिलेगी। उस महिला लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हैवानियत, रेप और मर्डर जो हुआ है, इससे पूरा जो है देश, ये पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों तक में ये सनसनी जो है फैली हुई है कि हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये मामला क्या है, कैसे हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस मामले में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या होता है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो CBI है, इस मामले को कहां तक ले जाती है, उस लड़की को इंसाफ मिलता है,
या नहीं मिलता है, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।